हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। देखिए, कुछ बच्चों की शिकायत चल रही थी कि सर जी आपने एक्टिव एंड पैसिव पढ़ाया था तो वो वीडियो क्लियर नहीं दिखाई दे रही थी। तो मैं फिर एक बार आपको एक्टिव एंड पैसिव समझा रहा हूँ, तो इसको ज़रा ध्यान से समझिए। और मुझे उम्मीद है कि ये पूरा जो लिखा हुआ है आपको दिख रहा होगा, स्पष्ट दिख रहा होगा। तो देखिए, चलिए शुरुआत करते हैं एक्टिव एंड पैसिव। तो देखिए, एक्टिव होता क्या है? एक्टिव को बोलते हैं सक्रिय और पैसिव को बोलते हैं निष्क्रिय, और वॉइस माने होती है आवाज़। तो जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो हमें ये देख लेना चाहिए कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट में जाएगा और जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा सब्जेक्ट में जाएगा। लेकिन ये वाला जो सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट में तो जाएगा, लेकिन बाई का भी प्रयोग होगा। यदि हम बात करते हैं ऑल टेंसेस ऑल सेंटेंसेस की कि हमें कैसे परिवर्तन एक्टिव से पैसिव में करना, तो सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट लेना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लेनी है, हेल्पिंग वर्ब के बाद प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लेनी है, प्लस बाई लेना है, और बाई के बाद प्लस सब्जेक्ट लेना। यदि बात चलती है प्रेजेंट इंडेफिनिट की, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो अफर्मेटिव होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है और सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो उसमें हम एस या एस का प्रयोग करते हैं। अगर प्लूरल होता है तो प्लूरल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस नहीं जोड़ेंगे। बात आती है सिंगुलर सब्जेक्ट। यदि हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज लगाएंगे, प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम आर लगाएंगे, आई है तो आई के साथ हम एम लगाएंगे, लेकिन वर्ब की हमारी थर्ड फॉर्म ही रहेगी। देखिए, चलिए हम वाक सेंटेंस पे आते हैं। तो जैसे कि सेंटेंस है माई फादर टीचिस मी इंग्लिश इन द क्लास टुडे। तो इसमें इससे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले इसका जो मेन फोकस होना चाहिए, हमें सबसे पहले ये पता लगना चाहिए कि सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ है। तो देखिए, बात करते हैं अफर्मेटिव की। तो देखिए, यदि किसी भी टेंस को हम सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे, तो यदि अफर्मेटिव सेंटेंस है तो उसमें हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो तीसरे नंबर का होगा। अगर बात चलती है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, चाहे फर्स्ट है चाहे सेकंड है, तो उसमें जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो चौथे नंबर का होगा। तो चलिए, ये सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है। क्यों? क्योंकि इसमें ना तो इसमें कहीं डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट यानी कि नॉट का कहीं भी प्रयोग नहीं हुआ है, और ना ही इसमें कहीं पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह आया है। यदि पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह होता तो ये वाक्य हमारा, ये सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव में हो जाता। यदि इसमें कहीं नोट होता तो नोट होने के बाद ये सेंटेंस हमारा नेगेटिव में हो जाता। तो ना ही तो इसमें नोट है और ना ही इसमें अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है और ना ही क्वेश्चन वर्ड है कहीं भी। तो ये सिंपल सी बात है, ये हमारा जो सेंटेंस है ये अफर्मेटिव है। तो अफर्मेटिव में मैंने बताया कि अफर्मेटिव में जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो तीसरे नंबर का होगा। तो चलिए गिनती कर लेते हैं। माई फादर 1 टीचिस 2 और मी हो गया जो मेन ऑब्जेक्ट है। मी इसमें ऑब्जेक्ट है, तो मी को हम जब सब्जेक्ट में लाएंगे तो आई हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? यहां देख लीजिए, आई होगा तो मी करेंगे, यू होगा तो यू होगा, दे होगा तो दैम करेंगे, सी होगा तो हर करेंगे, ही होगा तो हिम करेंगे, और वी होगा तो अस करेंगे। तो देखिए, जब हमने ये तीसरे नंबर का ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे सब्जेक्ट में ले लिया तो आई हो गया, और आई के साथ किसका प्रयोग करेंगे? एम का। तो ये आ गया एम, और उसके बाद टीच, ये हमारी फर्स्ट फॉर्म है, तो फर्स्ट फॉर्म की कौन सी फॉर्म ले लेंगे? थर्ड फॉर्म। टीच इज टॉट इंग्लिश इन द क्लास टुडे बाय माय फादर। ये अफर्मेटिव को हमने जो है एक्टिव से पैसिव में बना दिया। अगर बात चलती है नेगेटिव, तो देख लिए, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू या डज आता है कहीं भी, तो डू और डज का हम इज आर एम कर लेंगे। क्या कर लेंगे? इज आर एम कर लेंगे, और इज आर एम करके उसे चेंज, इज आर एम को चेंज कर देंगे, डू डज को इज आर एम में चेंज कर देंगे। देखिए, सेंटेंस ले लेते हैं इसका। यू डू नॉट प्ले हॉकी, यू डू नॉट प्ले हॉकी। अब इसमें बात करते हैं कि नेगेटिव में जो ऑब्जेक्ट होता है हमारा चौथे नंबर का होता। तो काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4। तो 4 हमारा जो 4 नंबर का ये हो गया, ये जो हमारा 4 नंबर का है ये ऑब्जेक्ट हो गया हॉकी। तो हमने हॉकी ले लिया, तो हॉकी तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो क्या ले लिया हमने? इज और नॉट, और प्ले में ईडी जोड़ दी तो प्लेड हो गया, और बाई लगा के यू का यू कर लिया। तो ये हमारा सेंटेंस जो है नेगेटिव में चेंज हो गया, एक्टिव से पैसिव। बात चलती है इंट्रोगेटिव में, तो इंट्रोगेटिव का भी वाक्य देख लेते हैं। डू दे रीड द रामायण इन द टेम्पल, अंत में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो मैंने बताया था कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है चौथे नंबर का होता है,
तो देखिए हमारा जो चौथे नंबर का द रामायण है, तो द रामायण सिंगुलर में आएगी, तो सिंगुलर में आएगी तो हमारा डू का क्या हो जाएगा, इज द रामायणा रीड इन द टेम्पल बाई, और दे का हम क्या कर लेंगे, देन। देखिए दे का क्या हो गया, देन। और अगर हम बात करते हैं डबल इंट्रोगेटिव की, तो भाई डू वी वॉश आवर क्लोथ्स इन द रिवर, हम अपने कपड़े नदी में धोते, हमने अपने कपड़े नदी में, हम अपने कपड़े नदी में क्यों धोते हैं, हम अपने कपड़े नदी में क्यों धोते हैं। तो देखिए भाई, तो भाई यहाँ पे रहेगा क्योंकि डबल इंट्रोगेटिव है। अब इसमें ऑब्जेक्ट ले लीजिए, ऑब्जेक्ट इसमें प्लूरल है, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, प्लूरल, तो प्लूरल है तो प्लूरल के लिए डू को काय में चेंज कर दिया, आर में। क्लोथ्स वॉश्ड इन द रिवर बाय अस। तो देखिए ये था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये बात थी हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट की। यदि हम बात करते हैं अगले टेंस की, आप बिल्कुल अच्छे तरह से इसको समझ लीजिएगा, अच्छे तरीके से इसको जान लीजिएगा। यदि कहीं भी आपको समझ में नहीं आता है तो नीचे कमेंट्स दिया हुआ है, आप वहां जाइएगा और वहां पे बताइएगा कि सर हमें ये समझ में नहीं आया है, हम उसको फिर दोबारा समझा देंगे, क्योंकि हम आपके लिए यही काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आपकी शिक्षा बिल्कुल अच्छी तरीके से मजबूत हो। तो ये बात होगी प्रेजेंट इंडेफिनिट की। यही सेम टू सेम फार्मूला यदि हम बात करते हैं तो ये हमारा काय में रहेगा, पास्ट इंडेफिनिट में। आप देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कुछ नहीं है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी कुछ नहीं है, मैं इसमें से कुछ ही मिटाऊंगा, बाकी सब यहां पर आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम क्या करेंगे, देख लीजिए जरा क्या करेंगे। मैं एक बार इसको रब कर देता हूं और मुझे उम्मीद है कि आपने ये समझ लिया होगा। और अब बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की देखिए, अब बात चलती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम किस प्रकार से चेंज करेंगे। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता अपूर्ण, प्रेजेंट माने वर्तमान। जब इसकी बात करेंगे तो इसमें यदि हमारा ये सब्जेक्ट, यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर, तो हम इज का प्रयोग तो करेंगे, लेकिन इसमें हम बीइंग और लगा लेंगे। क्या लगा लेंगे, बीइंग। अगर हमारा प्लूरल है, क्या है, प्लूरल है, तो हम क्या लगा लेंगे, आर बीइंग, आर बीइंग। अगर आई है तो आई के साथ हम क्या लगा लेंगे, एम बीइंग। और हमारी वर्ब की, ये हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगी। तो देखिए ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो जैसे कि रामू इज plucking the flower from the garden। तो देखिए इसमें जो हमारा ऑब्जेक्ट है द फ्लावर्स, क्या लेंगे, द फ्लावर्स, द फ्लावर्स आर बीइंग, क्योंकि फ्लावर्स सिंगुलर प्लूरल है तो प्लूरल के लिए आर का प्रयोग करेंगे, आर बीइंग का, आर बीइंग। और प्लग, प्लग की थर्ड फॉर्म हो जाएगी प्लग, तोड़े गए, कहां से तोड़े गए, फ्रॉम द गार्डन। और फिर हम इसका यहाँ पे बाय का प्रयोग कर लेंगे और राम को हम लास्ट में ला लें, क्योंकि यही फार्मूला सब में चलेगा। ये जो हमारा फार्मूला है ये सब में चलेगा और ये ऑब्जेक्ट वाला भी सारे टेंसों में चलेगा। अगर हम बात करते हैं इसकी नेगेटिव की, तो बेटा यहाँ सीधी सी बात है, यहाँ आर इसके बाद हम नोट कर लेंगे। यहाँ आर भी हो सकता है, यहाँ इज भी हो सकता है, यहाँ एम भी हो सकता है, लेकिन नोट अपना स्थान यहाँ पे घेरेगा। इज आर एम बीइंग के बीच में ही नोट आएगा, ये हमारा नेगेटिव बन गया। अगर इसकी बात करते हैं इंट्रोगेटिव की, तो जहां भी ये अगर फर्स्ट इंट्रोगेटिव की बात करेंगे तो ये इज आर एम जो हमारे सबसे शुरू में ही आ जाएंगे। इज आर और एम
ये सबसे शुरू में आ जाएंगे। इसके बाद हम सब्जेक्ट रख देंगे, सब्जेक्ट के बाद फिर हम बीइंग रख देंगे, और बीइंग के बाद फिर हम प्लस वर्ब की हम यहाँ पे थर्ड फॉर्म रख देंगे, और उसके बाद फिर बाय रख देंगे, और बाय के बाद फिर यहाँ पे सब्जेक्ट रख देंगे, और लास्ट में हम प्रश्नवाचक चिन्ह रख देंगे। जैसे अगर हम इसको ही बना ले तो ये हमारा जो आर है, ये आर हमारा सबसे शुरू में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आर द फ्लावर्स बीइंग प्लग फ्रॉम द गार्डन, और अंत में क्या लग जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। अगर हम इसकी बात करते हैं डबल इंट्रोगेटिव की, तो देखिए डबल इंट्रोगेटिव में क्या होगा, डबल इंट्रोगेटिव में जैसे कि मैं एक सेंटेंस लिख देता हूं, अगर डबल इंट्रोगेटिव में होगा तो जो भी क्वेश्चन वर्ड होगा हम उसको बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड। क्या बोलते हैं, क्वेश्चन वर्ड्स। और क्वेश्चन वर्ड के बाद इज आर एम स्मॉल में हो जाएंगे, सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह रह जाएगा लास्ट में। तो देखिए कोई भी बड़ा हुआ नहीं है बेटा, एक्टिव से पैसिव करना कोई बड़ी बात नहीं है, बस आप एक फार्मूला समझ लीजिए। मैंने बताया था, मैंने यहाँ पे लिखवाया था, मैं फिर लिख के देता हूं, चाहे टेंस किसी का भी हो, जब हम उसको करेंगे तो सबसे पहले आप जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको ले लीजिए, फिर यहाँ पे आप हेल्पिंग वर्ब ले लीजिए, हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद यहाँ पे आप प्लस फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ले लीजिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद प्लस बाई ले लीजिए, और बाई के बाद प्लस यहाँ पे आप सब्जेक्ट ले लीजिए। अगर ये हमारा नेगेटिव में जाएगा तो नॉट आ जाएगा, और इंट्रोगेटिव में जो अगर इंट्रोगेटिव में जाएगा तो ये हेल्पिंग वर्ब हमारी स्टार्टिंग में आ जाएंगी, और डबल इंट्रोगेटिव में जाएगा तो डबल इंट्रोगेटिव जो स्टार्टिंग में हमारी हेल्पिंग वर्ब जाएंगी उससे भी पहले हमारा क्वेश्चन वर्ड आ जाएंगे। तो किसी भी टेंस का है, मैं आपको बार बार बता रहा हूं। अगर बात करते हैं इसके बाद परफेक्ट की, किसकी बात करते हैं, परफेक्ट की, परफेक्ट टेंस की। तो देखिए परफेक्ट टेंस में क्या होता है, परफेक्ट टेंस में ऑब्जेक्ट इसमें हम खोल लेंगे हैज या हैव प्लस फिर यहाँ पे हम बीन ले लेंगे, बीन के बाद प्लस हम वर्ब की थर्ड फॉर्म ले लेंगे, इसके बाद बाय ले लेंगे, बाय के बाद फिर हम सब्जेक्ट ले लेंगे। तो देखिए मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा तो इज आर एम आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जाएगा तो इज आर एम के आगे बीइंग आ जाएगा, अगर प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं तो हैज या हैव बीन आ जाएगा। बाकी फार्मूला सेम टू सेम ऐसा का ही ऐसा रहेगा, कोई भी चेंज आपको करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अगर बदलती है तो हेल्पिंग वर्ब बदलती है, बाकी सारा का सारा फार्मूला जो हमारा है, हमारा एक्टिव से पैसिव बनाने का जो बाकी जो फार्मूला बचा हुआ है वो हमारा सेम रहता है, बाकी और कोई चेंजिंग नहीं है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बदलती है। अगर इसके बाद मान लो यही टेंस होता तो यहाँ पे जो हमने यहाँ पे आर बीइंग लगाया है तो बेटा सीधी सी बात है यहाँ पे हैव बीन हो जाता। क्या हो जाता, हैव बीन, इसकी जगह हैव बीइंग हो जाता। अगर यहाँ अभी मैंने ऊपर बनाया था इज आर एम बनाया था, बीइंग का प्रयोग नहीं करा था, लेकिन कंटिन्यूअस की बात चलती है तो कंटिन्यूअस का मतलब होता है आईएनजी का मतलब, तो जहां आईएनजी लग गई तो वहां पे बेटा बीइंग लगना ही लगना है। अगर बात आती है परफेक्ट की तो परफेक्ट में सिंगुलर के लिए हैज और प्लूरल के लिए हैव बीन, बीन प्लस में इसके चलेगा। अगर इसके बाद बात चलती है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, तो देखिए बेटा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पैसिव नहीं बनती है क्योंकि हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग इसमें ही हो गया है, इसलिए परफेक्ट कंटिन्यूअस की पैसिव नहीं बनेगी। अगर अब बात करते हैं हम इसके बाद पास्ट इंडेफिनिट की, किसकी बात करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट की। तो देखिए पास्ट इंडेफिनिट में एक बात आप फिर दोबारा सुन लीजिए, मैंने बताया था कि बेटा यदि हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए हमारी टोटल जो हेल्पिंग वर्ब है, हमारी हेल्पिंग वर्ब वही रहेंगी, हमारी हेल्पिंग वर्ब कोई चेंज नहीं। अगर चेंज होनी है तो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होंगी, बाकी हमारा जो फार्मूला है फार्मूला हमारा बिल्कुल सेम रहेगा। तो देखिए पास्ट इंडेफिनिट की बात चलिए, तो पास्ट इंडेफिनिट की बात, तो पास्ट इंडेफिनिट में सिंगुलर के लिए वॉज और प्लूरल के लिए वर, सिंगुलर के लिए वॉज और प्लूरल के लिए वर। अगर इसमें कहीं भी डिड आ जाता है, क्या आ जाता, डिड, तो डिड को भी हम वॉज या वर में चेंज करेंगे। काय में करेंगे, वॉज या वर में। और
हमारी वर्ब की तो बेटा थर्ड फॉर्म रहेगी, हम वर्ब की थर्ड फॉर्म को चेंज नहीं करेंगे, हम वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लेंगे। अगर हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होता है। अगर इसके बाद हम बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस की, तो मैंने बताया आपको पास्ट कंटिन्यूअस, तो पास्ट कंटिन्यूअस का मतलब है आईएनजी आना, तो समझ लो जिसमें आईएनजी आएगी पास्ट कंटिन्यूअस में, तो यहां पे जो ये वोज और वर हैं, जहां वोज वर हैं तो इनके साथ बीइंग आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बीइंग। ऊपर देख लीजिए, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस था, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम इज आर एम बीइंग कर रहे थे, तो पास्ट कंटिन्यूअस में आएगा तो इज आर एम का पास्ट कंटिन्यूअस में क्या हो जाएगा? वोज या वर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वोज या वर, और इनका आगे क्या आ जाएगा? बीइंग। तो ये रहा पास्ट कंटिन्यूअस। और बात आती है पास्ट परफेक्ट की, बात आती है पास्ट परफेक्ट की, काय की बात आती है? पास्ट परफेक्ट की। तो पास्ट परफेक्ट में देख लीजिए, अगर हम पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करेंगे तो बेटा ये जो हमारे हैं वाज या वर या वोज या वर हैं, ये हमारे हैड बीन में बदल जाएंगे। काय में बदल जाएंगे? हैड बीन में। तरीका बिल्कुल सेम रहेगा। आप सोच रहे होगे सर जी अलग अलग टेंस का एक एक वाक्य हमें नहीं समझा रहे, तो मैंने पहले ऊपर वाली प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टोटल में डिटेल में आपको बता दिया है, फार्मूला बिल्कुल सेम वही रहेगा। जहां पे आपने इज आर एम का प्रयोग किया है तो वहां पे हम टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब चेंज कर देंगे। क्या कर देंगे? टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब चेंज कर देंगे। तो मैं पास्ट परफेक्ट की बात कर रहा था, तो पास्ट परफेक्ट में वाज वर्ब की जगह हम क्या लगा देंगे? हैड बीन, और हैड बीन के साथ ये हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म तो कंटिन्यू चलेगी। तो देखिए ये रहा पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट। इससे पहले मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट समझा दिया, और इसके बाद पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट समझा दिया। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप हेल्पिंग वर्ब चेंज करेंगे, बाकी तरीका वही रखेंगे। बाकी ऑब्जेक्ट छाटने का तरीका ये रहेगा, अफर्मेटिव ऑब्जेक्ट तीसरे नंबर का, नेगेटिव है तो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव है तो ऑब्जेक्ट हमारा चौथे नंबर का। और अगर ये आती है तो ये कहीं भी आती है तो ये इनको इसमें चेंज करेंगे। अब बात इसके बाद बात आती है फ्यूचर इंडेफिनिट की। तो आप पहले फ्यूचर इंडेफिनिट को समझाने से पहले एक बार आप इसको सही तरीके से समझ लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा और अपने मोबाइल से स्क्रीनशॉट लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर के इसको शेयर कीजिए अपने मित्रों में, अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने सभी जगह इसको शेयर कर दीजिएगा और आप इसको सही तरीके से पढ़िएगा। और अब इसके बाद मैं आपको फ्यूचर इंडेफिनिट बताता हूं। तो देखिए, अगर आपने ये लिख लिया हो, नोट कर लिया हो, तो मैं इसको रब करने के लिए जा रहा हूं और अब आपको मैं बताता हूं फ्यूचर इंडेफिनिट। तो देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट क्या होता है। फ्यूचर इंडेफिनिट, तो देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट क्या होता है। फ्यूचर इंडेफिनिट मैंने पहले ही बता दिया, इससे पहले वीडियो में तरीका यही रहेगा, जितने भी टेंस हैं तरीका बेटा यही रहेगा। बाकी डिटेल में खोलने की बात है वो मैं आपको बता रहा हूं, डिटेल की बात। अगर फ्यूचर इंडेफिनिट की आती है तो फ्यूचर इंडेफिनिट में यदि हमारा आई और वी होगा तो आई और बी के साथ हम शैल बी का प्रयोग करेंगे। बाकी जितने भी अदर्स हैं, अदर्स का मतलब अन्य, अदर्स का मतलब अन्य, इनके सभी के साथ हम विल बी का प्रयोग करेंगे। और वर्ब कौन सी रहेगी? वर्ब कौन सी रहेगी इनके साथ? थर्ड फॉर्म। कौन सी रहेगी? थर्ड फॉर्म। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, I shall complete my work tomorrow. I shall complete my work tomorrow. तो देखिए गिनती कर लीजिए, ये हेल्पिंग वर्ब है तो इसके साथ लगेगा 1 2 3। तो 3 नंबर का हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो 3 नंबर का जब हमारा ऑब्जेक्ट हो गया तो इसको हम शुरू में ले लेंगे, माई वर्क
तो माई वर्क अदर में आया है तो अदर के साथ क्या लगेगा, विल बी, अदर के साथ क्या लगेगा, विल बी। और कंप्लीट का हो जाएगा कंप्लीटेड, क्या हो जाएगा, कंप्लीटेड। माई वर्क विल बी कंप्लीटेड टुमारो, टुमारो। फिर हम यहाँ पे बाय लगा देंगे और बाय के बाद आई को काय में बदल देंगे, मी में, आई को काय में बदल देंगे, आई को मी में। तो ये बन गया। अगर हाँ इसका नेगेटिव सेंटेंस होता, यदि इसका नेगेटिव सेंटेंस होता तो नेगेटिव में हमारा सेम रहता ये, लेकिन यहाँ पे जो विल है और विल के बाद नोट है और नोट के बाद बी होता, फिर हमारा ये सेम हो जाता नेगेटिव में। अगर बात चलती है इंट्रोगेटिव की, बात चलती है इंट्रोगेटिव, तो ये बेटा जो विल है ये हमारा स्टार्टिंग में जाता, कहाँ जाता, स्टार्टिंग में, शुरू में। विल माई वर्क, विल माई वर्क नोट बी, मैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव प्लस में बना रहा हूं, कंप्लीटेड,